नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। काफी गैप हो चुका है क्लासेस में, है ना। और आज हम दोस्तों स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया को आज से फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और अब शायद उम्मीद प्रॉमिस नहीं करूंगा, क्योंकि जब जब प्रॉमिस करता हूं तो क्लासेस हमेशा रुक जाया करती है। तो सिर्फ उम्मीद करेंगे कि एक सेशन जो है, ये वाला सब्जेक्ट अब डेली आपको कम से कम एक लेक्चर पर डे मिलता रहे, जिससे कि ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम से पहले पहले कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। पूरा प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि अब कोई गैप ना हो, चाहे संडे ही क्यों ना आ जाए बीच में। क्लियर है। लेकिन उसी तरह से आप लोगों का साथ भी मुझे चाहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ की भी मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर तरह के टॉपिक इस सब्जेक्ट में आएंगे। पॉलिटिकल साइंस है, और आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आप भली बात ही जानते हैं कि मैं किसी भी सेशन को शॉर्ट में लाना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। जैसा टॉपिक होता है उसी तरह क्लासेस लेना भी मुझे अच्छा लगता है। और क्योंकि आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप नोट्स का रिवीजन करके आप अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा, धर्म और पहचान संरचनाएं। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करने जाओगे तो आपको भाषा का एक अलग लेक्चर मिलेगा, धर्म का अलग मिलेगा और पहचान संरचना पहचान का अलग मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 3 टॉपिकों का एक ही टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एक ही टॉपिक है, यूनिट सेकंड का आखिरी टॉपिक, ठीक है ना। तो इनको मैंने एक ही लेक्चर में कवर करने का प्रयास किया है। आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होगा, तो बने रहे सेशन के लास्ट तक, है ना। ईमानदारी से तैयारी करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो आपका अच्छे नंबर मिलने की प्राप्त जो है उम्मीद बन जाती है। नए स्टूडेंट हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में अगर जब जाएंगे तो आपको ये सारी लिस्ट, ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यहाँ पर आज में। ये आपका सब्जेक्ट सिलेबस है, फर्स्ट यूनिट कवर हो चुकी है, सेकंड यूनिट भी आज कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड यूनिट का आखिरी टॉपिक नंबर 5 चल रहा है, भाषा, धर्म और पहचान संरचनाएं। अभी ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। भाषा, धर्म और पहचान संरचनाएं सेकंड यूनिट का आखिरी टॉपिक है। आपका सब्जेक्ट क्या है? स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्लियर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसको पूरे क्रम से, थोड़ा सा चूंकि बड़ा टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा इसको विस्तार से समझेंगे। तो उससे पहले मैं आपको पूरा कंटेंट बता दूं, आज के इस टॉपिक में क्या क्या कंटेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में भाषाओं के निर्माण का इतिहास, कि भारत में भाषाओं का निर्माण किस किस तरह से हुआ था। मतलब कुल मिलाकर के भाषाओं के इतिहास की हम बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में इन भाषाओं को हमारे संविधान में कहां पर स्थान दिया गया है। तीसरे नंबर में हम बात करेंगे धर्म की। क्या बात है भाई, आज सिस्टम काफी हैंग मार रहा है यार। इट्स ओके। तीसरे नंबर में हम बात करने वाले हैं भारत के राज्यों में धर्म की भूमिका। उसी प्रकार से 4 नंबर में होगा भारत में धर्म निर्माण की संवैधानिक पृष्ठभूमि। 5 नंबर में भारत में पहचान निर्माण, और उसी तरह से 6 नंबर में भारत में पहचान निर्माण की संवैधानिक पृष्ठभूमि। क्लियर है। तो इन 6 कंटेंट, इन 6 बिंदुओं पर आज हम डिस्कस करेंगे। एक बार सब कुछ चेक कर लें, साउंड वगैरह सब ठीक है, क्योंकि सिस्टम हैंग हो रहा है तो ऐसा ना हो क्लास रुक जाए बीच में और हम कंटिन्यू बने रहें। चलिए ठीक है, सब ओके। तो चलिए इन 6 बिंदुओं पर हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, और ये अपने आप में ही काफी लेंथी टॉपिक होने जा रहा है। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे, ये एक ही क्वेश्चन में सब कुछ नहीं पूछेगा, बल्कि क्या पूछेगा आपसे, ये जो दिख रहा है ना दोस्तों आपको 1, 2 और ये 3, तो एक क्वेश्चन आपसे भाषा से संबंधित यहां पर से आ सकता है, एक क्वेश्चन दीर्घ प्रकृति का, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है आपको धर्म से लेकर के, और एक क्वेश्चन आपका पहचान निर्माण से संबंध में आ सकता है। तो यहां पर एक कॉमन बात आपको दिख रही होगी, जैसे भाषाओं की हमने बात की, भाषा के इतिहास की बात की, तो वहीं पर हम देख रहे हैं कि भाषाओं को संविधान में क्या स्थान दिया गया है, संवैधानिक पृष्ठभूमि। उसी तरह से धर्म की बात हम करेंगे 3rd नंबर के टॉपिक में। तो उसी प्रकार से 4 नंबर में क्या देख रहे हैं हम, धर्म को संविधान में क्या स्थान दिया गया है। इसी प्रकार से पहचान निर्माण की हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5 में, और आखिरी में हम देखेंगे कि पहचान निर्माण को या पहचान को, आइडेंटिटी को संविधान में क्या स्थान दिया गया है। तो संवैधानिक पृष्ठभूमि को आवश्यक रूप से हमें देखना है, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1, भारत में भाषाओं के निर्माण का इतिहास।
या भारत में या भारत के राज्यों में भाषाओं के निर्माण का इतिहास। तो भारत के राज्यों में या भारत में भाषाओं का निर्माण किस किस प्रकार से हुआ था, जब आप बुक में पढ़ने जाओगे तो भाषाओं को लेकर के और भी बिंदु आपको पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर अगर आप इन बिंदुओं को समझ लेते हैं, इसके अंतर्गत दिए गए 10 बिंदुओं को समझ लेते हैं, तो भाषाओं से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बुक में दिए जाएंगे ना, वो आपको बहुत आसानी से और इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इतना कंटेंट जितना मैं आपको दे रहा हूं ना, सफिशिएंट कंटेंट है आपके लिए। तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ टॉपिक पर ही बात करेंगे, कॉन्सेप्ट पर ही बात करेंगे, ताकि सेशन अनावश्यक रूप से जरूरत से ज्यादा लंबा ना हो जाए। नहीं तो आज का कंटेंट इतना ज्यादा है कि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाषाओं के निर्माण के इतिहास की। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, भारत में भाषाओं के अगर इतिहास की बात करें तो ये बहुत जटिल और आकर्षक इतिहास भाषाओं का रहा है भारत में। क्यों? क्योंकि भारत में जितनी विविधता, भारत में भाषा के स्तर पर जितनी विविधताएं हैं, उतनी विविधताएं दुनिया के किसी भी अन्य देश में नहीं है। कहा जाता है लगभग 1600 से भी ज्यादा भाषाओं का प्रयोग किया जाता है भारत में। समझ रहे ना, भारत में भाषा और बोलियों को अगर मिला दिया जाए तो 1600 से भी ज्यादा बोलियों भाषाओं का प्रयोग यहां पर किया जाता है। तो इतनी विविधताएं दुनिया के, विश्व के किसी भी अन्य देश में नहीं है, और इसीलिए इसका इतिहास बड़ा ही रोचक है। इसके इतिहास को हम वन बाय वन करके कुछ बिंदुओं के माध्यम से डिस्कस करने वाले। मैं यहां पर आपको 10 बिंदु दूंगा, उसमें से अगर आप 5 बिंदु, देखिए 10 बिंदु आपको समझना है, रटना कुछ भी नहीं है, और किस तरह से इनको याद रखना है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताते हुए चलूंगा। निश्चिंत रहे, बिल्कुल बस ध्यान से आप सिर्फ लेक्चर को सुनेंगे, लेक्चर को देखेंगे, नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है। मैं कंप्लीट बना करके नोट्स आपको देने वाला हूं। क्लियर है ना? तो ध्यान से सुनते चलिएगा, सिर्फ एक समझ लीजिए एक बार। चलिए सबसे पहला बिंदु है प्राचीन भाषाएं। अब चूंकि हम भाषाओं के निर्माण के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो प्राचीन भाषा की जब बात आती है कि सबसे प्राचीन भाषा अगर भारत की कोई है तो कौन सी है दोस्तों? वो संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। और इसी प्राचीन भाषा अर्थात कि संस्कृत से ही कई भारतीय भाषाओं का जन्म भी हुआ है, कई भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। और ये संस्कृत जो है हमारे वेद, उपनिषद और प्राचीन ग्रंथ या कहें कि महाभारत या रामायण जैसे महाकाव्यों की भी भाषा रही है। ध्यान सुनिएगा, तो संस्कृत क्या है? प्राचीन भाषा है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और यही वो संस्कृत है जिससे भारत की कई भाषाओं का जन्म भी हुआ है। और साथ ही साथ ये प्राचीन ग्रंथ जैसे कि वेद, उपनिषद, पुराण, इनकी तो भाषा रही ही है, साथ ही साथ में महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की भी ये भाषा रही है। इसके बाद में अगर किसी भाषा की बात करें तो एक प्राकृत भाषा भी आती है, प्राकृत भाषा भी आती है। प्राकृत भाषा, प्राकृत संस्कृत से निकली एक स्थानीय भाषाएं हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी कि संस्कृत से कई स्थानीय भाषाओं का जन्म हुआ है, उनमें से एक प्राकृत भाषा भी है। प्राकृत भाषा भी है जो आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को यह प्रभावित करती थी। ठीक है ना? तो अब इसको कैसे समझेंगे आप लोग? प्राचीन भाषा में कौन सी है? संस्कृत। क्लियर है? प्राचीन भाषा में कौन सी है? संस्कृत। और इस संस्कृत से भारत की बहुत सारी ऐसी स्थानीय भाषाएं हैं जिनका जन्म हुआ है। उनमें से एक भाषा है आपकी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा वह भाषा थी जो आम लोग इस्तेमाल करते थे बोलने के लिए, जो संस्कृत को सटीक रूप से नहीं बोल पाते थे, उनके द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। बस इतना सा याद रखिएगा आप लोग, क्षेत्रीय भाषा हुआ करती थी ये। ठीक है ना? इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद बात करें तो शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा दैट मीन्स कि वो भाषा जिनका प्रयोग शास्त्रों में हुआ है, जैसे तमिल, कन्नड़ और तेलुगु। तमिल भाषा, भाई तमिल भाषा जो है भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक रही है। यह समृद्ध साहित्यिक इतिहास इसका बहुत पुराना है। तमिल भाषा एक शास्त्रीय भाषा रही है, इसके इतिहास बहुत पुराना है। कहाँ की भाषा रही है? तो तमिल, कन्नड़ और तेलुगु, इन तीनों को ही आप अच्छे समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत की भाषा है। और तमिल, कन्नड़, तेलुगु, इन तीनों को एक साथ याद कीजिएगा, ये तीनों ही शास्त्रीय भाषाएं हैं। बस इतना सा आप लोग याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद बात करें तो मध्यकाल। तो यार मध्यकाल में कौन सी भाषा आई थी? मध्यकालीन युग में अगर आपने इतिहास थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। हमने पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा था।
ठीक है ना। उसमें से जो बीच वाला पार्ट है मध्यकालीन इतिहास का, तो उसी इतिहास उसी काल की हम बात कर रहे हैं, मध्यकाल की। तो भारत के मध्यकाल में कौन कौन सी भाषाओं ने जन्म लिया, कौन कौन सी भाषाएं आई, जन्म नहीं लिया बल्कि बाहर से आई गई थी, कौन कौन सी, फारसी और अरबी भाषा। कौन सी दोस्तों, फारसी और अरबी भाषा। तो मध्यकाल के दौरान फारसी और अरबी का भारतीय भाषाओं पर विशेष प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं की शब्दावली में भली भांति देखा जा सकता है। जब भी हम हिंदी इस्तेमाल करते हैं तो संभव नहीं है कि अरबी और फारसी के कुछ शब्दों का हम इसमें प्रयोग ना करें। उसी प्रकार से जब हम उर्दू भाषा का प्रयोग करें तो उसमें भी अरबी और फारसी भाषा का इस्तेमाल करते ही करते हैं, मतलब उसके कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी और उर्दू जैसी स्थानीय भाषाएं भी फारसी और अरबी भाषाओं से प्रभावित हुई थी। समझ आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 में हम बात करेंगे भाषाओं का औपनिवेशिक प्रभाव। अब ध्यान से अगर समझ रहे हैं तो आप भली बात समझ जाएंगे। सबसे पहले हमने कौन सी भाषा की बात की थी, प्राचीन भाषा की। कौन कौन सी, संस्कृत और प्राकृत भाषा की। उसके बाद हम आ चुके थे शास्त्रीय भाषा पर, वो भी प्राचीन भाषा ही थी। इसके बाद हमने बात की मध्यकालीन भाषा की, तो मध्यकालीन में फारसी और अरबी भाषा आ चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं औपनिवेशिक प्रभाव की, मतलब जब अंग्रेजों की एंट्री भारत में हुई, जब अंग्रेजों की एंट्री भारत में हुई थी उस समय भारतीय भाषाएं कौन सी भाषा से प्रभावित हुई थी, तो अंग्रेजी से। अंग्रेजों के आने से अंग्रेजी का वर्चस्व अच्छा खासा भारत में जम चुका था, जो वर्चस्व आज भी जमा हुआ है, ठीक है ना। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का बहुत व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था। भारत में शिक्षा, शासन और संचार के लिए अंग्रेजी जो है एक महत्वपूर्ण भाषा मानी गई है और मानी भी जाती है, आज भी वर्तमान में भी मानी जाती है। शिक्षा, शासन और संचार के लिए अंग्रेजी आज भी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। क्लियर। आगे बात करते हैं आधुनिक भारतीय भाषाएं, या इनको हम कह सकते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। दैट मीन्स कि वर्तमान की जो भाषाएं हैं जिनका हम अधिकतम रूप से प्रयोग करते हैं। तो आधुनिक भाषाओं की अगर बात करें तो हिंदी और उर्दू, ये दो भाषाएं प्रमुख रूप से आती है, दो भाषाएं प्रमुख रूप से आती हैं। हिंदी आप समझते हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। हिंदी जो है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है और यह भारत सरकार की आधिकारिक भाषा भी है, ठीक है ना। तो हिंदी को लेकर के 2-3 बातें बस आप याद रख लीजिएगा। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है, आधिकारिक भाषा है सरकार की, और भारत में सबसे ज्यादा जो भाषाएं बोली जाती है उनमें से एक भाषा है हिंदी। उसी प्रकार से उर्दू की बात करें तो उर्दू की लिपि क्या है दोस्तों, अरबी। अरबी लिपि में लिखी जाती है उर्दू, ठीक है ना। और यह मुख्य रूप से उत्तर भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, कौन सी, उर्दू। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 में द्रविड़ भाषाएं। द्रविड़ भाषाएं जिनका प्रयोग थोड़ा सा अभी कम होता है, लेकिन दक्षिण भारत में इसका प्रयोग बहुत अच्छे से और व्यापक रूप से देखा जा सकता है। दक्षिण भारत में कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम, इन 4 भाषाओं को आप याद रखिए। कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम ये द्रविड़ भाषाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। और ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही बोली जाती है और इनमें प्रत्येक भाषा आपकी अपनी खुद की एक लिपि होती है और ये साहित्यिक परंपराएं भी इनमें समाहित होती है, ठीक है ना। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इनकी अपनी खुद की लिपि होती है, दक्षिण भारत में बोली जाती है। क्लियर है, द्रविड़ भाषाएं कहलाती है। इनका साहित्यिक परंपराएं भी काफी प्राचीन रही है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 में क्षेत्रीय भाषाएं। अब रीजनल लैंग्वेजेस जो होती है तो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ऐसे तो कहा जाए बहुत सारी भाषाएं होती है क्षेत्रीय भाषाएं, लेकिन विशेष रूप से संविधान की 8वीं अनुसूची में भी इसको स्थान दिया गया है। आगे बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो भारत में बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, असमिया और कई और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है और इन भाषाओं की अपनी खुद की लिपि होती है। ये देश के विशिष्ट क्षेत्रों में बोली जाती है। बंगाली, गुजराती, मराठी, ऐसी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है और इनकी अपनी खुद की लिपि होती है। आधुनिक विकास की बात करें, आधुनिक विकास कैसे हुआ भाषाओं का, तो भारत में अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में दोस्तों 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है।
22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। इनमें हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, इसको आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पूरी 22 भाषाएं आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है ना। उनमें से कुछ भाषाओं का नाम ये है, इसके अलावा भी अन्य भाषाएं भी हैं। ये सभी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में संरक्षित है, स्थान दिया गया है ना। तो यार देखिए, कुछ भी आपको जो विकास के लिए दिया गया है उन सबका संविधान में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही तो राजनीति, यही तो पॉलिटी है। अगर संविधान में उनके लिए कोई स्थान नहीं होगा तो वो कभी भी समाप्त की जा सकती है। तो भाषाओं के विकास की जब बात आती है तो भाषाओं का विकास चलिए ठीक हो रहा है, लेकिन उसको सुरक्षित कितनी है, संरक्षित कितनी है। ऐसा ना हो कि किसी भाषा का आज विकास हो रहा है और आगे चल करके वो समाप्त कर दी जाए या हो जाए। और अगर उस भाषा को संविधान में प्रोटेक्ट कर दिया जाए, संविधान के द्वारा सुरक्षित कर दिया जाए, तो फिर उस भाषा का विनाश या उस भाषा का समाप्त होना संभव नहीं है। उसीलिए या कहें कि इसीलिए कि भारत की उन क्षेत्रीय भाषाओं को का प्रभाव कम ना हो या खत्म ना हो, उसके लिए ही भारत संविधान में एक जो है अनुसूची, 8वीं अनुसूची बनाई और उसमें इन 22 भाषाओं का नाम जो है स्थान दिया गया। इसके बाद भाषा के विकास की अगर बात करें, आधुनिक विकास की बात, भाषा के विकास की बात करें तो भारत में भाषाएं प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान के सहित विभिन्न प्रभावों के माध्यम से विकसित हो रही है आज भी। और इन प्रभावों के कारण भारत की कई भाषाओं ने अन्य भाषाओं से शब्दावलियां उधार भी ली है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं हम कि भारत में जितनी भी भाषाएं हैं ये अन्य भाषाओं से भी प्रभावित हो रही है। वो समय के साथ साथ उनमें भी बदलाव आ रहा है और उस बदलावों के साथ साथ वो अपना विकास भी निरंतर रूप से करती जा रही है। क्लियर। तो इस तरह से हमारा पहला बिंदु होता है क्लियर, पहला बिंदु होता है क्लियर, जिसमें हमने बात की भारत में भाषाओं के निर्माण का इतिहास, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इन्हीं भाषाओं को संविधान में कौन सा स्थान दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 में हम बात कर रहे हैं भारत में भाषाओं की संवैधानिक क्या पृष्ठभूमि है, अर्थात कि संविधान में क्या स्थान दिया गया है इन भाषाओं को। तो आइए फटाफट इसको भी डिस्कस करते हैं। पहला बिंदु है राज्य की भाषा। या देखिए, भाषाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान में स्थान तो दिया गया है, लेकिन कहां पर दिया गया है। एक तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संरक्षित कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भाषाओं को और कहां बढ़ावा दिया गया, तो सबसे पहले राज्य की भाषा। देखिए, अनुच्छेद 345 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 में राज्य विधानसभाओं को 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा को विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं के रूप में अपनाने का अधिकार देता है। ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में यह प्रावधान किया गया कि अनुसूची 8 में जिन 22 भाषाओं को रखा गया है, उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का प्रयोग कोई भी राज्य अपने कामकाज को पूरा करने के लिए कर सकता है। राज्य का कामकाज कौन सा होगा, विधायी कामकाज है ना, कानून बनाने वाला, प्रशासनिक कामकाज या न्यायिक कामकाज। इन काम कार्यों के लिए वो किसी भी भाषा को चुन सकता है। कौन सी में से, उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा को ले सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, क्या हो जाता है यार इसको, विधान की भाषा। तो अनुच्छेद 348 में किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के लिए हिंदी या किसी अन्य भाषा के उपयोग की अनुमति दे सकता है। विधानमंडल की, कुल मिलाकर के हम बात करें कि विधानसभा जो होती है, या विधानमंडल मतलब कि राज्य सरकार के कार्य के संचालन के लिए राज्यपाल की अनुमति से उस राज्य की सरकार किसी भी भाषा का प्रयोग वो कर सकते हैं। राज्यपाल किसकी सहमति लेगा, राष्ट्रपति की सहमति लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होता है ना, वो राष्ट्रपति की सहमति से बैठा होता है, मतलब राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है वो, ठीक है ना। तो राज्यपाल की सहमति, राज्यपाल जो है अनुमोदित कर सकता है या राज्य सरकार को यह अनुमति दे सकता है कि वह हिंदी या किसी अन्य भाषा का प्रयोग वो कर सकता है अपने कामकाज के लिए। इसके अलावा द्विभाषी राज्य, तो कुछ राज्य भारत में द्विभाषी राज्य भी हैं जो 2 भाषाओं का प्रयोग भी करते हैं। तो भारत में कुछ राज्य आधिकारिक तौर पर द्विभाषी होते हैं, मतलब जो 2 भाषाओं का प्रयोग करते हो, जहां 2 भाषाओं को आधिकारिक उपयोग के लिए मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और गुजरात को ले लिए। महाराष्ट्र में मराठी भी बोली जाती है, गुजराती का भी प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से गुजरात में भी कुछ लोग मराठी भी है और कुछ गुजराती भी है। तो इन दोनों ही
दोनों ही जो राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों ही द्विभाषी राज्य है ना। तो इनको मान्यता प्राप्त है आधिकारिक तौर पर दोनों में से किसी भाषा का प्रयोग करने के लिए ये आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 बोलता है नागरिकों के भाषाई अधिकार। तो यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि भारत के संविधान में भाषाओं को किस तरह से संरक्षित किया गया है, भाषाओं को कहां कहां पर संविधान में स्थान दिया गया है। तो इसी तरह से अनुच्छेद 350A को देख लीजिए आप, भारतीय संविधान के आर्टिकल 350A को देखिए। तो यहां पर कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा में किसी भी मामले के लिए प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का हकदार होगा। क्या कहा गया है आर्टिकल 350A में? कोई भी व्यक्ति जिस भाषा को मान्यता प्राप्त है उस किसी भी भाषा में वह अपना कामकाज कर सकता है, अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकता है। और ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वह इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करे उस व्यक्ति को, है ना। ये समूह की बात नहीं है, संस्था की बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जब भी सरकार से अगर डिस्कशन करना है, उसे कोई सरकार में कोई कामकाज करवाना है, तो वह व्यक्ति किसी भी भाषा का प्रयोग राज्य की सरकार के साथ कर सकता है आधिकारिक तौर पर, और सरकार उसके लिए सुविधाएं प्रदान करेगी। ये कहां व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 350A में। उसी प्रकार से नए राज्यों के गठन की जब बात आती है, जब नए राज्य बनाए जाते हैं, तो उस समय क्या प्रावधान किए गए हैं? तो जब भारत में नए राज्य बनाए जाते हैं तो भाषा प्रावधानों को अक्सर पुनर्गठन प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। जब नए राज्य का गठन होता है तो भाषा को इग्नोर नहीं किया जाता, भाषा को भी विशेष ध्यान में रखा जाता है, और राज्य बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसका एक हिस्सा माना जाता है भाषा को। क्योंकि जब राज्यों का संगठन हो रहा था प्रारंभिक तौर पर, उस समय भाषा को प्रमुख आधार माना गया था। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। और तो ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि नए राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाए और उसे समायोजित किया जाए। क्लियर है? एकदम सिंपल से बिंदु है, तो यहां पर ज्यादा मुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका एक पक्ष तैयार हो चुका है, भाषा वाला पूरा बिंदु कंप्लीट हो चुका है। भाषाओं के इतिहास की बात हो चुकी है और भाषाओं की संवैधानिक पृष्ठभूमि की चर्चा हो चुकी है। 2 बिंदु आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे धर्म की, ठीक है ना। तो धर्म की क्या भूमिका है या धर्म का क्या स्थान है, भारत के राज्यों में धर्म की क्या भूमिका है? आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको भी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अब थोड़ा सा अपना जो है मस्तिष्क, थोड़ा सा जो आपका फोकस था, अब थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। तो अभी तक हम भाषाओं पर बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे धर्म पर, है ना, कि धर्म की क्या भूमिका रही है राज्यों में या भारत में। बात समझ आ रही ना? चलिए एक बार क्लास को चेक कर लेते हैं, क्योंकि सेशन बहुत लंबा है दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर रखना होगा यदि आप टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं तो। टॉपिक अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो अभी ज्यादा सिर्फ 24 मिनट की क्लासेस हुई है, अभी 24 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं, ज्यादा क्लास लंबी क्लासेस नहीं है। अभी थोड़ा सा कोशिश करते हैं 1 घंटे तक तो खींचते हैं क्लास को, है ना, बने रहे थोड़ा सा। और सभी टॉपिक 1 घंटे के नहीं है यार, जो टॉपिक 1 घंटे का होगा ना उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इतना लंबा नहीं। तो बाकी तो आपने आधे घंटे के सेशन भी लिए हैं हमारे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं, क्या बात है भाई, ओके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं धर्म की भूमिका के अंतर्गत। यहां पर भी कुछ बिंदुओं को देखेंगे, कुछ पॉइंटों के माध्यम से इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान। तो यार देखिए, धर्म के माध्यम से या कहें कि भारत में धर्म के लिए क्या स्थान है, तो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान। कैसे? धर्म अक्सर किसी राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का मूल होता है। जी हाँ, राज्य की पहचान हम धर्म को भी कह सकते हैं। भाषा की तरह, जिस तरह से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, उसी प्रकार से उतना ही महत्व भाषाओं के अलावा, जितना महत्व भाषाओं का है एक राज्य के लिए, उतना ही महत्व यहां धर्म का भी आ रहा है। कैसे? धर्म के आधार पर भी या कहें कि राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान कौन होता है? धर्म होता है ना। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म
कई उत्तर भारतीय राज्यों की सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है, जबकि बौद्ध धर्म बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का अभिन्न अंग बन चुका है। तो कई राज्य हैं जो धर्म के आधार पर भी पहचाने जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से धार्मिक त्योहारों को के लिए भी, जैसे राज्य धार्मिक त्योहारों की एक विस्तृत श्रृंखला मनाते हैं। भारत के सभी राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं और ये श्रृंखला कंटिन्यू चलती ही रहती है। ये उनके प्रमुख विश्वासों के लिए या विश्वास के लिए विशिष्ट होते हैं। ये त्योहार राज्य की सांस्कृतिक जीवंतता में योगदान देते हैं ताकि राज्य की संस्कृति बनी रहे। पर्यटक और तीर्थयात्रियों को भी ये जो त्योहार होते हैं ये आकर्षित करते हैं। जैसे दिवाली उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है, जबकि पोंगल त्योहार जो है बड़े स्तर पर तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो जब भी दीपावली की बात आती है तो सटीक रूप से कहा जा सकता है कि उत्तर भारत का एक बड़ा त्योहार है, लेकिन जब पोंगल की बात आती है तो दक्षिण भारत का एक बड़ा त्योहार के रूप में पहचाना जाता है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि राज्यों की संस्कृति धर्म पर ही टिकी हुई है। इस प्रकार से धर्म की भूमिका राज्यों में रही है। आगे बात करें तो सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी धर्म को जाना जाता है। प्रत्येक राज्य के लिए सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई भारतीय राज्यों में यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल है, ठीक है ना। यूनेस्को में भी लिस्टेड हो चुके हैं कई सांस्कृतिक क्या बात है भाई, ये क्यों रन कर रहा है अपने आप? ओके, हाँ ठीक है ना, जो धार्मिक प्रकृति के हैं जैसे मंदिर, मठ या ऐतिहासिक धार्मिक केंद्र। तो देखिए भारत में ना ऐसे कई ऐसे स्थान है, तीर्थ स्थल है जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर वाली लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी राज्यों में विशेष भूमिका निभा रहे हैं ना, राज्यों के जो है सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं ये, ठीक है। राजनीतिक प्रभाव, तो कुछ राज्यों में राजनीति पर धर्म का पर्याप्त प्रभाव हो सकता है। ये तो कई रूप से देखा जा सकता है और वर्तमान में भी देखा जा सकता है कि धर्म का राजनीति पर प्रभाव रहा ही रहा है। प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक धर्म का प्रभाव रहता ही रहता है। कई धार्मिक नेता होते हैं, संगठन होते हैं जो राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते हैं, और जब कोई धार्मिक नेता या धार्मिक संगठन जब राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते हैं, राजनीतिक दल को या राजनीतिक किसी नेता को जब सपोर्ट करते हैं, तो जो चुनाव नतीजे होते हैं वो तो प्रभावित तो होंगे ही होंगे, ये तय होता है। इसके अलावा धर्म समाज कल्याण और दान के क्षेत्र में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कैसे भाई, भारत में जितने भी धर्म स्थल है या धार्मिक संस्थाएं हैं, ये जरूरतमंदों को भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे बड़ी बड़ी सेवाएं जो है प्रदान करते हैं, और इस प्रकार की सुविधाएं या इस प्रकार की सेवा सामाजिक कल्याण में विशेष योगदान करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धर्म जो है समाज कल्याण में अहम भूमिका निभाते हैं। क्लियर है? इस प्रकार से आपका ये 5 बिंदुओं के माध्यम से धर्म की भूमिका वाला बिंदु कंप्लीट हो जाता है। और अब आगे देखते हैं हम पॉइंट नंबर 4 के माध्यम से कि भारत में धर्म निर्माण की संविधान में क्या, धर्म निर्माण को या धर्म को संविधान में क्या स्थान दिया गया है, या इसी को हम कहेंगे संवैधानिक पृष्ठभूमि। कंफ्यूज तो नहीं है ना आप लोग? समझ आ रहा है ना अभी तक का? टॉपिक मैंने प्रारंभ में ही बोल दिया था, टॉपिक लंबा है तो इसलिए फोकस बना करके सिर्फ सुनते चलिए, समझते चलिएगा इसको, है ना। और यही पीपीटी आपकी नोट्स बन जाएगी। मैं आपको इसको इसी पीपीटी को ही मैं पीडीएफ बना करके आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके इसका रिवीजन आप बाद में लगा लीजिएगा। तो अभी फिलहाल सिर्फ एक एक बिंदु को समझ लीजिए ताकि आपको रिवीजन लगाने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए, ठीक है ना। चलिए तो आगे बात करते हैं संविधान में क्या स्थान दिया गया है। तो याद देखिए, धर्म की जब बात आती है तो भारत के संविधान के निर्माण में बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी था। बहुत सारी बातों को ध्यान में रखने का कारण यह था कि भारत में जितनी विभिन्नताएं हैं, दुनिया के किसी भी देश में इतनी विभिन्नताएं नहीं है। अलग अलग स्तर पर बात कर रहा हूं, चाहे धर्म को लीजिए, चाहे आप भाषा को ले लीजिए, चाहे आप रहन सहन को ले लीजिए, खान पान को, किसी भी स्तर को ले लीजिए। जितनी विभिन्नताएं भारत में देखी जाती है, विश्व के किसी भी देश में इतनी विभिन्नताएं नहीं देखी जाती है। और जिस देश में इतनी विभिन्नताएं हो तो उन सभी विभिन्नताओं में एकता के दर्शन करना हो तो एक ऐसे संविधान का निर्माण जरूरी था जो इन सभी विभिन्नताओं को, एक अलग अलग मोतियों को एक माला में पिरो सके,
और ऐसे ही संविधान का निर्माण किया हमारे महान संविधान निर्माताओं ने। और इसके माध्यम से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों को जो है स्थान दिया गया। किसमें? भारतीय संविधान में। वो संविधान संविधान का एक ढांचा प्रदान किया और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाते हुए भारत के नागरिकों की विभिन्न धार्मिक मान्यताएं जो थी, अलग अलग धार्मिक मान्यताएं थी, जो अलग अलग प्रथाएं थी, उन सभी को एक माला में पिरो दिया। सभी अलग अलग मोतियों को एक माला में पिरो दिया। तो अब ये तो हो गई शॉर्ट में चर्चा। अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लें कि संविधान में कहां कहां पर धर्म की बात की गई है। और ये तो आप अच्छे से समझते हैं, अगर आप पॉलिटी आपका सब्जेक्ट है तो, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जिस देश में धर्म को या किसी एक विशेष धर्म को कोई महत्व न दिया, मतलब किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा न दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया जाए, है ना। किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा न दे, समर्थन ना करे कौन? सरकार। बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दे, समान रूप से बढ़ावा दे, समान रूप से जो है उनका समर्थन करे। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। प्रेम्बल में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। अतः भारत एक ऐसा राज्य होगा जो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा या समर्थन नहीं देगा। किसी विशेष धर्म को, किसी एक विशेष धर्म को, याद रखिएगा, अगर बढ़ावा देना है, समर्थन देना है, तो भारत में जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, किसी एक धर्म को नहीं। अगर आप एक धर्म को दोगे तो वो भेदभाव कहलाएगा धर्म के आधार पर, है ना। तो इसी शब्द को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो धर्मनिरपेक्षता संवैधानिक ढांचे का एक मूलभूत पहलू है। मतलब समझिएगा, संविधान का मूलभूत पहलू बन चुका है कौन? संविधान, धर्मनिरपेक्षता। क्लियर है? इसके बाद में व्यवस्था की गई अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में, हाँ भाई, आर्टिकल 25 में, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ना। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया? धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 जो कि मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है, उसमें क्या कहा गया? धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता दी गई। और इस बिंदु में कहा गया, अर्थात कि आर्टिकल 25 में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म का अभ्यास करने और किसी भी धर्म का प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। उससे यह स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता। तो यहां पर धर्म को क्या किया गया? प्रोटेक्ट किया गया। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का अधिकार दिया गया, धर्म की स्वतंत्रता दी गई। उसी प्रकार से आर्टिकल 26 में कहा गया कि धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संस्था को दी जाती है। मतलब ये हुआ कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो धार्मिक संगठन है, वो अपने संगठन का या अपनी संस्था का प्रबंधन कर सकते हैं और धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका रख रखाव कर सकते हैं। इसका संपूर्ण अधिकार उन संगठनों को दिया जाता है। कहां पर दिया गया? ये आर्टिकल 26 में। आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद देखें तो अगला अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 27। क्या कहा गया इसमें? धार्मिक उद्देश्यों के लिए कराधान से मुक्ति। तो अनुच्छेद 27 बोलता है कि धार्मिक संगठन, धार्मिक संस्था अपना रख रखाव कर से मुक्त होकर के कर सकते हैं। मतलब किसी विशेष धर्म से टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स से छूट होगी, स्वतंत्रता होगी। यह आर्टिकल 27 में कह दिया गया। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 28 की, आर्टिकल 28 की। तो शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से मुक्ति। भाई जो शैक्षणिक संस्थान है जो पूरी तरह से राज्य सरकार के कंट्रोल में है या राज्य सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उन सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। याद रखिएगा, क्या? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन एक विशेष बंदोबस्त और भी किया गया है अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों के लिए देखिए आर्टिकल 29 को भी पढ़िए। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। आर्टिकल 29 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे करती है? इसमें उनको विशेष प्रावधान किया गया, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए कि जो अल्पसंख्यक है वो अपने
धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं जिसमें वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हो। आर्टिकल 30 को देखिए, अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार। ठीक है ना, जो भी अल्पसंख्यक कम्युनिटी होती है उनको अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया। अपने धार्मिक, अपने स्वयं के जो शैक्षणिक संस्थान है वो स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर चला सकते हैं। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, कानून के समक्ष समानता अर्थात की अनुच्छेद 14 को भी मत भूलिएगा आप लोग, आर्टिकल 14 को भी मत भूलिए। आर्टिकल 14 क्या कहा जा रहा है आर्टिकल 14 में? आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, मतलब कि कानून के सामने हर व्यक्ति एक समान होगा, उसके साथ में किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आप फलानी जगह से हो, आप कहां से हो, किसी भी आधार पर आप लोगों से भेदभाव नहीं किया जाता है। ये स्वतंत्रता देता है या ये अधिकार दिया जाता है संविधान के आर्टिकल 14 के माध्यम से। क्लियर है? आर्टिकल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भेदभाव से मुक्ति आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 15 में धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को उनके धर्म के आधार पर सार्वजनिक स्थानों, वस्तु या सेवाओं तक पहुंचने से रोका नहीं जा सकता। कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति का अधिकार आपको कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 15 देता है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान तो आपने पढ़ा ही होगा, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, है ना। फर्स्ट ईयर में आपका संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान का भाग 4, और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दैट मीन्स की डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या है कि संविधान निर्माताओं को पता था कि आगे और कौन सी व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन उस समय ये स्थिति नहीं थी भारत की कि उन सभी नियमों को उस समय लागू कर दिया जाए। तो इसलिए संविधान में एक ऐसा खंड बनाकर के डीपीएसपी के नाम से, और वहां पर उन नियमों को रख दिया था, उन व्यवस्थाओं को रख दिया था लिख करके कि जैसे जैसे भारत स्ट्रॉन्ग होता चला जाए, परिस्थितियां ठीक होती चली जाए, वैसे वैसे सरकार इन डीपीएसपी में रखे गए कानूनों को आगे चल करके लागू करती रहे। ठीक है ना, तो यहां पर भी देखिए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने और सभी नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने में राज्य का मार्गदर्शन ये डीपीएसपी करते हैं। ये सिद्धांत धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा में योगदान देते हैं, इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलिए इसके बाद में अब बात करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि दोनों ही बिंदु, भाषा वाला और धर्म वाले, दोनों ही कॉन्सेप्ट जिन पर हमने दो अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से चर्चा की है, वो दोनों ही पक्ष आपके पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे अब तक। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे हमारे सेशन के, हमारे इस टॉपिक के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं पहचान निर्माण की। पहचान निर्माण अर्थात की आइडेंटिटी की हम बात करें कि भारत में आइडेंटिटी का क्या महत्व है और संविधान में क्या प्रावधान इसको लेकर के किए गए हैं। क्लियर है? ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, 38 मिनट की क्लासेस हो चुकी है समझता हूं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था जिनके अंदर धैर्य हो वही इस टॉपिक को ले। ठीक है, सेशन तो अब ज्यादा लंबा नहीं होगा, बस जल्दी कंप्लीट होने वाला है, डोंट वरी। मात्र 2 अलग अलग बिंदुओं की ओर बात करने वाले, इसके साथ में हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए टॉपिक नंबर 5 है आपका भारत में पहचान निर्माण, आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन इंडिया। तो क्या होती है आइडेंटिटी? आइए एक एक बिंदु के माध्यम से इसको भी जल्दी कवर करने का प्रयास करते हैं। धार्मिक पहचान, समझ रहे ना आप लोग कि भारत में पहचान निर्माण, कि भारत में किसी व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, पहचान कैसे होती थी या किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी क्या होती है भारत में। तो सबसे पहले तो पहचान होती है धार्मिक रूप से, कि किस व्यक्ति, भारत में पहचान होती है ना, धार्मिक रूप से पहचान होती है। तो भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख जैसे कई धर्मों का जन्म स्थान है। कौन? भारत। भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन और सिख धर्म जैसे और भी कुछ धर्म हैं जिनका जन्म स्थान भारत कहलाता है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम धर्म, ईसाई, पारसी,
या स्वदेशी आदिवासी धर्मों के अनुयायी भी भारत में, या कहें कि भारत में निवास करते हैं या भारत की आबादी में शामिल है। धार्मिक प्रथाएं, अनुष्ठान और त्योहार पहचान के महत्वपूर्ण संकेतक माने जाते हैं। ठीक है ना। तो इस स्तर पर हम कह सकते हैं कि धार्मिक पहचान जो है, धार्मिक पहचान भारत में विशेष पहचान मानी जा सकती है व्यक्तियों की, क्योंकि धार्मिक प्रथाएं, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक त्योहार जो होते हैं ये विशेष संकेतक भी होते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार से आगे बात करें तो पहचान के रूप में जाति और सामाजिक पहचान, तो यार जब हम धर्म को याद रख सकते हैं तो जाति और सामाजिक पहचान को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत की देन रही है ये, और मध्यकाल में इसका हमने कठोर रूप भी देखा है। मध्यकालीन समय में हमने बड़ा कठोर रूप देखा है इसका जाति प्रथाओं का। ठीक है ना। तो जाति व्यवस्था ने ऐतिहासिक रूप से भारत में सामाजिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोग अपनी जाति के नाम से पहचाने जाते थे या जाते हैं, आज भी जाति के नाम से पहचान होती है। इसके अलावा क्षेत्रीय और भाषाई पहचान भी होती है, किस क्षेत्र का व्यक्ति है। ठीक है ना। तो भारत भाषाई रूप से विविध है, मतलब आपको समझ चुके हैं कि भारत में जितनी भाषाओं का प्रयोग होता है, दुनिया के शायद कोई ऐसा देश हो जहां पर इतनी भाषाएं बोली जाती हो। पूरे देश में 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। राज्यों की अक्सर अपनी भाषाएं होती है, संस्कृतियां होती हैं जो मजबूत क्षेत्रीय पहचान में योगदान देती है। तो क्षेत्र की पहचान बनती है इनसे, क्षेत्र की पहचान होती है। एक्चुअल में क्षेत्रीय पहचान, भाषाओं का एक विशेष योगदान होता है क्षेत्रीय पहचान में। ठीक है ना। इसके अलावा पांचवें बिंदु के रूप में बात करें तो जातीय और जनजातीय पहचान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पहचान, आइडेंटिटी में, है ना। तो भारत विभिन्न प्रकार के जातीय और जनजातीय समूहों का घर है। इनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाएं, भाषाएं और परंपराएं होती हैं। ये समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हैं और अक्सर मान्यता और अधिकारों के लिए संघर्ष भी करते हैं। तो अब ऐसे बिंदु हैं, इनमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसी कोई चीजें हैं नहीं है ना। अब इसमें क्या बताएंगे, जाति और जनजातियां जो के रूप में पहचान व्यक्ति की या समाज की या सामाजिक संगठनों की जातीय रूप से पहचान हो रही है। तो जातीय रूप जो है इनका, या जनजातीय जो जातियां होती है उनकी पहचान विशिष्ट रूप से उस क्षेत्र के आधार पर भी होती है, और उन व्यक्तियों की या उन व्यक्तियों के समूहों की पहचान जातीय के आधार पर भी होती है ना। ये जो समुदाय होते हैं इनकी विशिष्ट पहचान एक लंबे समय तक बनाए रखने में महत्वपूर्ण होते हैं, और इनको संविधान में स्थान दिया गया है। कहां पर दिया गया है, आने वाले बिंदुओं में बात करने वाले हैं, बताने वाला हूं मैं आपको। याद रखिएगा, जाति और जनजातियों की जो पहचान होती है या राष्ट्रीय, सबको स्थान दिया गया संविधान में। कहां पर, आने वाले बिंदु में बात करने वाले। राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो अपनी विविधता के बावजूद, या राष्ट्रीय पहचान तो सबके पास होती है ना, एक आधार कार्ड होता है, क्या है, राष्ट्रीय पहचान है आप लोगों की। ठीक है। तो अपनी विविधता के बावजूद भारत की एक एकीकृत राष्ट्रों के रूप में एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान भी है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय अवकाश जैसे प्रतीक भारतीयों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा देने मत करते हैं। तो एक केंद्र भी होता है इन पहचानों का, और केंद्र क्या होगा, वो राष्ट्रीय पहचान इन सभी पहचानों का एक केंद्र बिंदु कहलाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं कि इसी पहचान को, आइडेंटिटी को संविधान में कैसे सुरक्षित किया गया। संवैधानिक पृष्ठभूमि जरा इसकी देख लेते हैं, 5 बिंदुओं के माध्यम से, 5-6 बिंदु पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए सबसे पहले प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या बनाती है, एक संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाती है ना। प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाती है। धर्मनिरपेक्ष शब्द एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मतलब ये कि जहां प्रस्तावना में तक धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, उसी शब्द से ये क्लियर हो जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेगा। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी एक विशेष धर्म को ना तो बढ़ावा देना और ना ही उसका समर्थन करना, बल्कि सभी धर्मों को समान महत्व देना। और यही प्रबंध या यही प्रावधान देश के भीतर धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान निर्माण सुनिश्चित करता है। क्लियर है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं पहचान निर्माण को लेकर के। क्या प्रावधान किए गए, अनुच्छेद 15 को देखिए। तो यहां पर कहा गया धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, अब ये क्या है,
तो ये पहचान ही है ना। धर्म उसकी पहचान है, नस्ल उसकी पहचान है, जाति उसकी पहचान होगी, लिंग या जन्म स्थान उसका पहचान होगा। इन सबके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन प्रबंध करता है? ये अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों के साथ उनकी पहचान के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उसी प्रकार से अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया? सार्वजनिक जो रोजगार के अवसर में या है ना, रोजगार के अवसर में समानता, ठीक है ना, अवसरों की समानता, सार्वजनिक या सरकारी जो रोजगार होते हैं उसमें किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी तो आपकी आइडेंटिटी को सुरक्षित करता है ना, अनुच्छेद 16 भी। उसी प्रकार से आगे बात करें तो इसमें एक अनुच्छेद आएगा 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28। तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंध की गारंटी देना, इससे व्यक्तियों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अभ्यास और बढ़ावा देने की अनुमति इनको मिल जाती है। इससे धर्म के आधार पर जो इनकी पहचान है वो सुरक्षित हो जाती है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो हमने अभी देखे थे संविधान के भाग 4 में, ये सिद्धांत नीति और कानूनों के निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। इनमें सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने, पहचान और सांस्कृतिक विविधता के मुद्दों को संबोधित करने से संबंधित प्रावधान भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की बात कर लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की बात कर लेते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों को विशेष रूप से प्रोटेक्ट किया गया है। कहां पर किया गया है? तो 5वीं और 6ठी अनुसूची में प्रोटेक्ट किया गया है। वहां पर विशेष प्रावधान किए गए हैं इन क्षेत्रों के लिए, है ना। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में आदिवासी समुदायों की विशिष्ट पहचान और जरूरतों को पहचानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां इनको, इन क्षेत्रों को विशेष सुविधाएं दी गई है ना। इसके अलावा राज्यों को स्वायत्तता मतलब क्या? राज्यों को स्वतंत्रता, अपने डिसीजन स्वयं लेने की, उसको केंद्र सरकार पर निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? तो भारतीय सरकार की संघीय संरचना राज्यों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान करती है। यह राज्यों को उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर अपनी नीतियां और कानून बनाने की अनुमति देती है। मतलब कि राज्य अपने अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार कानून बना सकते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान, तो संविधान धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान भी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति और समुदायों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का पालन करने और उनको सुरक्षित करने की स्वतंत्रता पर्याप्त रूप से दी जाए। इस प्रकार से हमने तीनों ही कॉन्सेप्ट पर अलग अलग रूप से चर्चा कर ली है। अब इसके आगे और ज्यादा समय देने से कोई मतलब है नहीं है, ठीक है ना। कल वाले सेशन में हम प्रयास करेंगे एक ही लेक्चर में, जो अगला होगा यूनिट 3 हमारी अगले लेक्चर से स्टार्ट होने वाली है, यूनिट 3, ठीक है ना। यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 3 हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 9 कल डिस्कस करेंगे, जिसमें यूनिट 3 का पहला टॉपिक लेंगे। यूनिट 3 का पहला टॉपिक है क्षेत्रीय पहचान या क्षेत्रवाद, रुचियां और आकांक्षाएं, ठीक है ना। तो ये हमारा कल का टॉपिक होगा। और अगर ये टॉपिक आपको परेशान कर रहा है तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इस टॉपिक की क्लासेस कल आपको लेंगे, तो ये जो लेक्चर लेंगे तो उस लेक्चर लेने से पहले आप अपनी बुक से इस टॉपिक को एक बार रिवीजन जरूर लगा लें। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, तो मिलेंगे कल वाले सेशन में। थैंक यू सो मच।